दूसरा जो क्वेश्चन है, मतलब मैं और केसेस के बारे में जानूंगा आपसे। आज सर मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि गली गली में ड्रग्स लोगों के पास अवेलेबल है। सर ये क्या फेलियर है सिस्टम का कि इतना हमारा सिस्टम स्ट्रांग है लेकिन फिर भी ड्रग्स इतना वाइडली अवेलेबल है। देखिए, मैं ये फेलियर नहीं कहना चाहूंगा इस चीज को, लेकिन जरूर आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे एफर्ट्स भी, जो अभी तो एनसीबी में नहीं हूं मैं या फिर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट में नहीं हूं, नहीं, हाँ। लेकिन ऐसे आम नागरिक की तरह भी जानने पे या देखने पे ये महसूस होता है कि केंद्र सरकार भी काफी जोर दे रही है ड्रग एलिमिनेशन करने के लिए। कभी भी माननीय पीएम साहब को या होम मिनिस्टर साहब को सुनेंगे तो दे स्पीक वेरी सीरियसली अबाउट द ड्रग इशू। स्पॉन्सर करते हैं। एब्सोल्युटली, नार्को टेररिज्म, यू राइटली स्टेटेड। तो इसके लिए दी लीडरशिप एंड दी सीनियर सिटिंग अप देयर आर वेरी सीरियस, काफी सीरियस है ड्रग्स के बारे में। रही बात दूसरी कि आप जो कहते हैं कि हर जगह अवेलेबल है, तो इसमें रोकने के लिए जो मुझे लगता है, जो मैं अभी भी जिसकी कोशिश करता हूं अपने प्राइवेट कैपेसिटी में भी, मुझे लगता है कि अगर 100% लॉ इम्प्लीमेंटेशन इसमें अभी भी किया जाए, जो कर रही है बहुत सारी एजेंसी, अगर सपोर्ट या फिर विदाउट एनी काइंड ऑफ लीनियंसी ऑन दिस काइंड ऑफ पीपल, जो ड्रग पेडलर है, अगर इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन लॉ का किए जाए, साथ ही साथ अवेयरनेस, अगर ये दोनों साथ ही साथ चले, अवेयरनेस जैसे कि रेसिडेंट एसोसिएशन, स्कूल्स हो जाए, कॉलेजेस हो जाए, बच्चों के बीच में जाके, स्लम एरियाज में जाके अगर सिमिलरली अग्रेसिव अवेयरनेस भी किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि वी विल वी कैन बी डिफीटेड बाय दिस। अमीर बच्चे हैं, इन्हें क्या अवेयरनेस की कमी है? नहीं, मैंने नहीं सागर, मैंने मेरे पूरे करियर में ये भी देखा है कि बहुत समय ऐसा भी होता है कि these things are taken very casual. The law is taken very casual, number one. Number two, sometimes there is real ignorance also. कि लोगों को ये भी नहीं पता कि एनडीपीएस में गांजा एनडीपीएस एक्ट में है। उनको ये लगता है कि सर भांग अवेलेबल है, भांग जब मिलता है तो हम गांजा क्यों नहीं पी सकते? भांग एनडीपीएस में नहीं है। भांग इज नॉट अंडर एनडीपीएस, गांजा इज अंडर एनडीपीएस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अवेयरनेस भी नहीं होता है। थर्डली, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कंज्यूमिंग इज क्राइम। Consuming is a crime. Consuming is also, apart from possession, lot many people don't know consuming is also a crime. क्योंकि उनका ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, सर हम तो पी रहे थे, हम थोड़ी ना सेल कर रहे हैं। It's a smaller crime compared to peddling. सी उस एनडीपीएस एक्ट में भी कैटेगरीज है बेसिकली। अगर आपके पास कमर्शियल क्वांटिटी है तो आपको 20 साल की सजा होगी और 2 लाख का जुर्माना होगा। अगर आपके पास में इंटरमीडिएट क्वांटिटी कोई भी पेडलर के पास में पाई जाती है तो 10 साल का 10 साल का इम्प्रिजनमेंट, 1 लाख का जुर्माना। अगर किसके पास में स्मॉल क्वांटिटी या फिर कंज्यूमर क्वांटिटी पाई जाती है, 1 साल की सजा, 10,000 जुर्माना। तो कंजम्पशन इज ऑल्सो क्राइम। 1 साल की एंड 10,000 और है, एंड 10,000 रुपीज, मतलब 1 साल की सजा कंपल्सरी। बिल्कुल 1 साल की। एंड उसके बाद में ये भी एक बात आप आपके माध्यम से ये भी पहुंचाना चाहूंगा कि जब भी लॉ एनफोर्समेंट होता है या फिर कोई एजेंसी होती है, तो जो कंज्यूमर होता है तो उसको एक सद्भावना के प्रति ये लोग देखते हैं, कोई भी एजेंसी, क्योंकि दे आर एडिक्ट एंड दे रिक्वायर हेल्प बेसिकली। उनको एक क्रिमिनल की तरह नहीं, लेकिन एक पर्सन जो बीमार है, जिसे हेल्प की जरूरत है, तो इसके लिए एनडीपीएस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 64 है, विच इज गिविंग इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। कि आप पहले फेस कर ले लॉ को, उसके बाद में गो टू अ रिहैब। आप अपने आप को रिहैब में लॉ को, यानी क्या, जैसा कि इनिशियल प्रोसीजर होता है, केस रजिस्टर होता है, कभी इम्प्रिजनमेंट होता है, पंचनामाज होता है, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है, बहुत इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स होते हैं। उसके बाद में देन यू फाइल फॉर प्रोसिक्यूशन, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। अगर आप रिहैब सेंटर में जाके खुद को सुधार ले, रिहैब सेंटर की जो प्रक्रिया वो पूरी करे, एंड आप निर्व्यसनी हो जाए, तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट कि आई हैव सोबर डाउन, एंड देन कोर्ट कैन गिव यू प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द इम्यूनिटी आल्सो। तो ये एनडीपीएस में भी प्रावधान होते हैं। आर्यन खान के केस में किया था कि सर उसने ये? नहीं, मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि माननीय कोर्ट के सामने मैंने एक हलफनामा दिया है। करेक्ट सर, अगर आप एक पार्टी में जा रहे हो और समझो आप नहीं पी रहे हो और आपका फ्रेंड के पास ड्रग्स अवेलेबल है या वो पी रहा है, are you also in trouble? See, the law is very clear in that there is something called as possession, there is something called as conscious possession also. Conscious possession also. यहाँ पर अगर वो ड्रग्स आपके लिए होता है, and apart from that which is corroborated with digital evidences, with your statements तो वैसे भी it is not a valid evidence as per section 67 of the NDPS Act also, after
तूफान सिंह जजमेंट, हम्म। बट विच इज कोरैबोरेटेड बाय अदर एविडेंसेस आल्सो, कि मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप चैट्स हैं, आपके पास में डिजिटल एविडेंसेस हैं, और भी बहुत सारी फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ फिनेंशियल ट्रेट्स आपके मिले हैं, तो देन इट इज लाइबल। और मेन थ्री है इंपॉर्टेंट कि ड्रग्स आपके लिए है, आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर ये प्रूव हो जाए तो यू आर इन ट्रबल। अगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है तो देर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू टू वरी अबाउट। सेकेंडली, अगर देर इज अ पोजेशन, देर इज अ प्रीमाइसेस जहां पर ड्रग कंज्यूम हो रहा है और वो प्रीमाइसेस आपका है और आपको पता है कि ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, तो देर इज सेक्शन 25 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, where the person knowing that owner of the premises, the person under whom the premises there is also liable for action under ADPS वो Act. कैसे प्रूव करते हो कि सामने Again investigations होती है, evidences Chats होती होते है, हैं, evidence। lot many digital evidence इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसको प्रूव करना पड़ेगा। proof करना पड़ता है। ये It is absolutely you're right, और प्रूफ भी लिखित में करना पड़ता है, ओरली नहीं, लिखित में करना पड़ता है, which should be corroborated with other kind of evidences also. एविडेंसेस। सर, जो अभी मैं देख रहा हूँ कि बॉम्बे की हाई एंड पार्टीज में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ड्रग कंज्यूम हो रहा है, ये कर्व करने का एज अ ऑफिसर, आप इतने साल से सीटिंग ऑफिसर थे इस डिपार्टमेंट में सर, Sitting तो अभी भी हूँ, अभी भी मतलब एनसीबी में नहीं हो, अभी मैं आगे पूछूंगा आप करंटली क्या बिल्कुल, कर रहे हो, हाँ। क्योंकि बहुत लोगों के वो भी क्वेश्चंस है। बट करंटली तो बहुत लोग के ऐसे ऐसे प्रश्न थे, सर आप तो सस्पेंड हो चुके हो, कहाँ गायब हो आप गए? कहाँ गायब हो चुके हो, तो बहुत लोगों के मन में ऐसी भी बातें होती है, लेकिन वो भी आएंगे हम उस पे। हाँ, बट बट आई एम स्टिल देयर, यस सर, डेफिनेटली स्टिल देयर स्टैंडिंग स्ट्रांग। स्टैंडिंग स्ट्रांग। सर, ये सब चीजों को निकालना हाई एंड, अच्छा पहले तो लोगों की साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी कम करनी पड़ेगी, काफी चीजें ऐसी करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है ड्रग्स लीगलाइज करना भी एक ऑप्शन है गवर्नमेंट? देखिए, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज पे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ या कोई व्यक्ति नहीं हूँ देने के आप लिए, एक एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, जो बट आपने बहुत closely पर्सनली देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपने खुद कहा है, अभी नार्को टेररिज्म की आपने बात करी है। नार्को टेररिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे ही पैसे, हमारे जो एनिमी राष्ट्र होते हैं, दुश्मन राष्ट्र होते हैं, वो पैसे यूज करके हमारे लोगों पे अटैक करते हैं, हमारे राष्ट्र में अटैक करते हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, हम इसे टॉलरेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इलीगल तरीके से बेच रहे हैं। अगर ये लीगलाइज हो जाए, लीगलाइज, आप मुझे ये बताइए कि आप प्रोन कर सकते हो आपके 140 करोड़ जनता को आप एक्सपोज कर सकते हो ड्रग्स के सामने? 22% हमारे राष्ट्र के सामने तो यूथ है कनाडा आज, ने किया है। उनकी पॉपुलेशन क्या है, पब्लिक टू पुलिस रेशियो क्या है, एजुकेशन उनका लेवल क्या है, देयर आर लॉट मेनी पेरीमीटर्स। हमारी कंट्री उतनी इक्विप नहीं है। आप ये बताइए कि पॉपुलेशन 140 बिलियन को कैन यू एक्सपोज देम इन फ्रंट ऑफ ड्रग्स? इट इज वेरी डेंजरस। आज 22% हमारा यूथ पॉपुलेशन है, हमारी गति फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री जा रही है, वी आर fortunately becoming one of the biggest economy, so can we expose our youth to such kind of nefarious activities, बट nefarious kind of things? जो आर्गुमेंट इसका ये है कि फिलहाल हो रही है, हमें नहीं मालूम कि जो इलीगली ड्रग्स आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, बिकॉज इस चीजों में ऐसा भी हो सकता है कि कभी कुछ बेच के कुछ गलत केमिकल मिक्स कर दे। अगर आप ड्रग्स के कॉम्पोजिशन भी देखेंगे, अगर आप ड्रग्स के न्यूरोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, व्हाटएवर बॉडी पे इफेक्ट्स आप देखेंगे, दोज थिंग्स आर बैड वाइसेस, दोज आर नॉट हेल्पफुल टू यू। आप कोकेन ले लीजिए, आप एलएसडी ले लीजिए, आप हाइड्रोपोनिक वीड ले लीजिए, आप कोकेन ले लीजिए, these are dirty vices which tend to influence the youngsters and destabilize them from the national goal and national fervor. तो इस चीज को मुझे तो बिल्कुल भी कि it's very dangerous for a youth to be exposed to drugs. So your opinion is कि नहीं, हमें इसको कोई We भी cannot framework and we legal should नहीं लाना चाहिए। we cannot and we should not, basically, as my personal opinion, I don't feel okay that is a right approach also to think about. No. कोई आपका ओपिनियन इस चीज को प्रॉपरली इरेडिकेट करने से एक सोसाइटी से? जैसा मैंने आपसे कहा है कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवेयरनेस ऑफ व्हाट सर? अवेयरनेस ऑफ द ड्रग्स, अवेयरनेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स आर देयर, अवेयरनेस पेरेंट्स को बताने के लिए कि आप ड्रग अवेयरनेस को एक टैबू की तरह ना देखें, एक इसे धब्बे की तरह ना देखें। अगर बच्चा एडिक्ट हो, अगर यंगस्टर एडिक्ट हो, तो बाहर आए, रिहैब सेंटर में उसको लेके जाए। ये इश्यूज काउंसलिंग से भी ठीक हो सकती है, मेडिकेशन से भी ठीक हो सकती है, तो आप इसको छुपाए ना, बाहर लेके आए। सेकेंडली, अवेयरनेस करने पे अगर जनता भी लॉ एनफोर्समेंट को हेल्प करे, कि बहुत समय ऐसा भी होता है कि जो एटीट्यूड, ये हमारा काम नहीं है, ये भी एटीट्यूड हमने बहुत देखा है, पुलिस देख लेगी, पुलिस छोड़ देती है, काइंड ऑफ थिंग्स, नेगेटिव अप्रोच कि वो हमारा काम नहीं है।
तो ये भी शन करें, क्योंकि ये सब लोगों का प्रॉब्लम है। अगर इसे हम नहीं रोकेंगे तो परिस्थिति आउट ऑफ हैंड भी जा सकती है। यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सो वी ऑल नीड टू कम टुगेदर एंड फाइट इट। तो इसे टॉलरेट ना करें। रेसिडेंट एसोसिएशंस भी जहां जहां पॉकेट से जहां जहां ड्रग सेलिंग होता है, प्लॉजिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को पास किया जाए, हायर एजेंसीज को पास किया जाए, सो दैट एक्शन कैन बी टेकन ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सही है, मतलब बेसिकली एज अ सोसाइटी होल लॉ एनफोर्समेंट अपना काम कर रही है। रादर देन क्रिबिंग ऑल्सो वी नीड टू प्रोएक्टिवली कम आउट एंड बाहर आके फाइट करना चाहिए इन चीजों को, लीगली फाइट करना चाहिए, और एक प्रॉपर प्रोसीजर वाइज इसको टैकल करना चाहिए हमें। बट सर, ये इतना बड़ा बिजनेस है, ड्रग कार्टल्स है, ड्रग माफिया से, आपको नहीं लगता ये फंड करेंगे ऑपोजिट चीज का? नहीं, सी व्हाटएवर, अगर हमारे देश के लोग अगर साथ में आ जाए, रिहायशी इलाके साथ में आ जाए, पब्लिक साथ में आ जाए, तो मुझे लगता नहीं है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही है सर, मतलब जॉइंट एफर्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सर, करंटली आपके लाइफ में क्या चल रहा है? करंटली मेरे लाइफ में मेरी ड्यूटी चल रही है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, स्टिल डूइंग माय ड्यूटी। चेन्नई में कार्यरत हूँ, वीकेंड्स में मुंबई में रहता हूँ अपने फैमिली के साथ में, और वीकेंड ज्यादा फोकस फैमिली प्लस नशा मुक्ति के कार्यक्रम होते हैं। अपने पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे भी महाराष्ट्र का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट टारगेट कर लेता हूँ, वहां पर जाके नशा मुक्ति का कार्यक्रम करता हूँ, लोगों को ड्रग्स के खिलाफ में मुहिम में हेल्प करता हूँ। लॉट मेनी रिहैब सेंटर्स है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा इनिशिएटिव रन कर रहे हो ड्रग्स बिल्कुल के खिलाफ। बिल्कुल। तो सर, आपका तो उधर ट्रांसफर रोका गया था चेन्नई में, फिर वाई? नहीं, अभी तक स्टिल आई एम देयर। सून द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, एंड सून द आउटकम, आई एम एक्सपेक्टिंग द आउटकम, कभी भी उसका निकाल। तो आप वापस बॉम्बे में आ जाओगे? पता नहीं, मुझे देखते जो न्यायालय के सामने जो अगर आपके फेवर में आया तो आप जो न्यायालय आदेश देगा मैं सुनूंगा। और इनफैक्ट मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि बहुत लोग ट्वीट करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि वेरी समीर वानखेड़े के, अभी भी चेन्नई में हूँ, और ये भी कहना चाहूंगा कि एक ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर हूँ, सेंट्रल सिविल सर्विसेज का ऑफिसर हूँ, ऑल इंडिया लाइबिलिटी है। आज चेन्नई हूँ, कल मुंबई में था, परसों गुजरात हो सकता हूँ, एमपी हो सकता हूँ, जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही शहर में रहूंगा मैं। ऑल इंडिया सर्विसेज यूपीएससी पास करके आप आते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि हमेशा थोड़ी ना कोई आदमी लाइन ऑफ एक्शन पे रहेगा। देयर आर लॉट मेनी एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग, देयर आर लॉट मेनी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग्स। तो हमेशा फायर फाइटिंग नहीं करते, हमेशा आप नहीं रहते। सो दिस दैट इज अ फैक्चुअल थिंग ऑफ द सर्विसेज व्हिच नॉर्मल पीपल नहीं समझ पाते हैं।